बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबको खुशामदीद। कंप्यूटर बेसिक कोर्स में आगाज़ किया था हमने नंबर सिस्टम के टॉपिक से, फिर हमने नंबर सिस्टम की डिवीज़न बाइनरी नंबर सिस्टम को समझा और फिर बाइनरी नंबर्स को सिस्टम को समझते हुए हमारे सामने कोड फाइल आई थी जो कन्वर्ट करती थी बाइनरी से टेक्स्ट में। उस कोड फाइल का नाम हमने देखा था कि उसका नाम था एस्की। एस्की एक स्टैंडर्ड है, बेसिकली एस्की एक स्टैंडर्ड है। और आज के इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एस्की क्या है, एस्की को जानने की मज़ीद कोशिश करेंगे। इसके बारे में हम सिर्फ आज एस्की की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एस्की को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हिस्ट्री ऑफ एस्की को जानेंगे आज। हिस्ट्री ऑफ एस्की को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1960s में, 1960 में। 1960 क्या था? 1960 में पाकिस्तान को देखा जाए तो उस वक्त 1960 में पाकिस्तान अभी नया नया आज़ाद हुआ था। अपनी सियासत और मैशत को बचाने की तगड़ों में मसरूफ़ था। सरमायादार जागीरदार ज़मींदार अपने सरमाया को सही इन्वेस्ट करने की फिक्र में थे। मिडिल मैन तबका, दूसरा तबका अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए किसी मुलाजमत से वाबस्ता रहा होगा या किसी छोटे मोटे कारोबार से वाबस्ता होगा। और इस तरह पाकिस्तान अपनी मैशत की बका और अपनी बाकियात की जंग लड़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में एक डिजिटल इनकलाब आ चुका था और उस इनकलाब के आ जाने के बाद 1960s में तो उस वक्त उस डिजिटल इनकलाब से सही तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए उसके स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे थे। उन्हीं स्टैंडर्ड्स में से एक स्टैंडर्ड एस्की था। हुआ कुछ यूँ कि कंप्यूटर मशीन्स का मकसद ये था कि कंप्यूटर डेटा को रीड कर सकती थी, डेटा को राइट कर सकती थी। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा था वो था ह्यूज साइज़ का डेटा छोटी सी मैग्नेटिक टैप या पेपर टैप के जरिए बनी गई हार्ड ड्राइव उसमें महफूज किया जा सकता था। इसका मतलब ये था कि दफातर में पड़ी बड़ी बड़ी फाइल्स, बड़ी बड़ी अलमारियाँ और उन पर बड़ी बेशुमार रिकॉर्ड की फाइल्स और बड़े बड़े रजिस्टर और बड़े बड़े कुतुबखाने, उन सब को छोटी सी हार्ड ड्राइव में समेटा जा सकता था। ये इन्वेंशन इस लिहाज से अपनी मिसाल है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जायज़ा लिया जाए तो अगर कंप्यूटर की को मैन्युफैक्चर किया जाए और फिर इसको सेल किया जाए तो इससे एक अच्छा खासा बिजनेस लिया जा सकता था। और इसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सामने आई। इन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी थी IBM। और इसी तरह बहुत से मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी हासिल की, मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, कंप्यूटर्स रेडी किए, तैयार किए और बाजार में फ़रोख्त के लिए अवेलेबल कर दिए। बहुत से इदारों ने, बहुत से पर्सनल कंप्यूटर्स और इदारों ने अपना कंप्यूटर्स को अपनाया, अपने निज़ाम को डिजिटलाइज करने की तरफ मसरूफ़ हो गए। यानी अब रिकॉर्ड जो कागजी फाइल्स में महफूज था अब रिकॉर्ड कागजी फाइल से निकलकर डिजिटल फाइल्स में महफूज होने लगा और इस तरह कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाने लगा और वक्त इसी तरह मज़ीद आगे गुजरता गया। लेकिन फिर एक मसला आ गया। हुआ कुछ यूँ कि मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज और उनकी मुख्तलिफ मशीन्स, कंप्यूटर मशीन्स और उनके अंदर इस्तेमाल होने वाला मुख्तलिफ किस्म का बाइनरी कोड, ये था मसला। दोबारा दोहरा रहा हूँ, मसला ये था कि मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर, इनकी अपने कंप्यूटर्स मशीन्स और इनके अपने बाइनरी कोड्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के बाइनरी कोड्स, ये था मसला। मिसाल के तौर पर IBM ने कंप्यूटर मशीन्स के लिए बाइनरी कोड्स बनाए। मिसाल के तौर पर 01000011111123456789। IBM ने एक 9 डिजिट का कोड बनाया और उसको वैल्यू असाइन कर दी A। और इसी तरह फिर आगे उसने बाइनरी कोड्स बनाए और वैल्यू असाइन कर दी B। और इसी तरह जो भी कोड्स बनाता गया और अल्फ़ाबेट्स को वैल्यूज असाइन की, सिंबल्स को, पंक्चुएशन मार्क्स को और कंट्रोल कीज़ को। इस तरह उन्होंने अपने कंप्यूटर्स रेडी कर लिए। ओके, कंप्यूटर रेडी हो गए, चलने के लिए काबिल इस्तेमाल है, सब कुछ है। इसी तरह आज किया मैन्युफैक्चरर 2 था, उन्होंने भी अपने बाइनरी कोड बनाए। मिसाल के तौर पर 01001 1 2 3 4 5 6, उन्होंने भी अपना बाइनरी कोड बनाया और उसे वैल्यू असाइन कर दी A। और इसी तरह सो ऑन अपने बाइनरी कोड्स बनाकर उनको वैल्यूज असाइन कर दी। इसी तरह मैन्युफैक्चरर 3, मैन्युफैक्चरर 4 और सो ऑन जितने भी कंपनीज थे। अब मसला वाज़े सामने नजर आ रहा है कि बाइनरी कोड्स मुख्तलिफ होने की वजह से IBM की मशीन्स का डेटा, IBM की मशीन्स तक तो ठीक है, ओके गुड। मैन्युफैक्चरर 2 की मशीन्स का डेटा अपनी मशीन्स की हद तक तो ठीक है, काम कर रहा है, वर्किंग। इसी तरह मैन्युफैक्चरर 3, 4, 5 etc जितनी भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज के अपने कंप्यूटर्स हैं, उनकी मशीन्स का डेटा अपनी मशीन्स की हद तक तो ठीक है, वर्किंग कर रहा है। लेकिन जब एक मैन्युफैक्चरर की मशीन का डेटा दूसरे मैन्युफैक्चरर की मशीन में ट्रांसफ़र किया जाए तो वो रीडेबल ही नहीं था। वाज़ेह फर्क आप देख सकते हैं कि अगर किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट मुश्किल हो A पर, तो जब A ट्रांसफ़र होगा IBM के कंप्यूटर को तो वहाँ तो ये बाइनरी कोड रीडेबल ही नहीं है। बल्कि आप देख सकते हैं कि IBM ने अपना जो कोड बाइनरी कोड्स बनाया था वो 9 डिजिट्स पर मुश्तमिल था। दूसरी जो कंपनी थी उसने बनाया 6 डिजिट पर, तो किसी ने बनाया 7 पर, किसी ने 8 पर बनाया, तो अपने कोड्स बनाए गए बाइनरी कोड्स। तो यूँ मसला आ गया कि
अपनी मशीन के लिए रिक्रूट करें। तो मसला ये हो गया कि कंप्यूटर की कम्युनिकेशन का मसला हो गया और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो हल ये किया जा सकता है कि या तो सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर की मशीन को यूज़ किया जाए और बाकी किसी मैन्युफैक्चरर की मशीन को यूज़ ना किया जाए, यानी कि सीधा सीधा मतलब है बाकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी जाए और सिर्फ एक कंपनी को ओपन किया जाए, उसके मशीन्स को उन्हीं की मशीन को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये यकीनी तौर पर एक दुरुस्त मसले का हल नहीं था और ये इस मसले का हल यानी कि अच्छा और काबिल नहीं था ये हल। तो फिर हल क्या निकले? हल निकाला गया IBM के एक साइंटिस्ट बॉब बेमर ने एक तजवीज़ पेश की। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को एक तजवीज़ पेश की कि कोड का एक स्टैंडर्ड तय कर दिया जाए जिसमें बाइनरी कोड सेम हो और उसकी वैल्यू भी सेम हो। इसी तरह सारे सिंबल्स को, पंक्चुएशन मार्क्स को, अल्फ़ाबेट्स को सेम बाइनरी कोड और सेम उसकी वैल्यू का एक स्टैंडर्ड निज़ाम कायम कर दिया जाए और फिर हर मैन्युफैक्चरर उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने का पाबंद हो। तो यकीनी तौर पर ये एक मसले का हल था और काबिल कबूल तजवीज़ थी जिसको ANSI ने कबूल किया और इस पर बाकायदा काम का आगाज़ 1960s में शुरू कर दिया गया। 1960s के बाद 1963 में इसका सबसे पहला वर्जन सामने आया जिसे नाम दिया गया ASCII का, ASCII, और इसका पहला वर्जन था 1963 में, जिसमें अभी मजीद कुछ अपडेट्स की गुंजाइश थी, लेकिन एक खाका सामने आ चुका था, एक ब्लूप्रिंट सामने आ चुका था। फिर 1965 में और 1967 में इसकी मजीद अपडेट्स की गई और फिर 1968 में अपडेट की गई और लास्ट अपडेट इसकी थी 1986 में। 1986 में ये गवर्नमेंट सतह पर, अमेरिका की गवर्नमेंट सतह पर ये एक ऑफिशियल निज़ाम बन गया था। हुआ कुछ यूँ कि 11 मार्च 1968 को US के प्रेसिडेंट ने बाकायदा एलामिया जारी करते हुए ये बयान जारी किया कि हर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ASCII के रूल्स को फॉलो करने का पाबंद होगा और अपनी कंप्यूटर मशीन में ASCII को ही लागू करेगा। तो ASCII के आ जाने से ये मसला सारे हल हो गया और कंप्यूटर बाइनरी कोड सेम थे, यहाँ पर भी सेम था, एक ही वैल्यू भी वही असाइन थी। तो जब डेटा ट्रांसफ़र किया जाता तो सही वही डेटा आगे रिसीव होता और फिर उसको कन्वर्ट जब करते तो वही टेक्स्ट लिखा सामने आ जाता था जो कि सेंड किया गया था, रिसीवर को भी सही इंफॉर्मेशन मौसूल हो जाती थी। अब यहाँ पर तो मसला हल हो गया और निज़ाम कुछ उसलूबी से चलने लग गया और फिर कंप्यूटर दोबारा से इसकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाने लगा। अब दौर मज़ीद कुछ आगे बढ़ा और कंप्यूटर मशीन्स अब अमेरिका से निकलकर कुछ दूसरे ममालिक तक जब पहुंची, जैसा कि जर्मनी, जापान, फ्रांस और यूगोस्लाविया वगैरह, इन ममालिक में जब कंप्यूटर मशीन्स पहुंची तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि बल्कि वहाँ पर अंग्रेज़ी ज़ुबान ना के बोली जाती थी और ना ही समझी जाती थी, हर मुल्क की अपनी ज़ुबान की लैंग्वेज थी, जबकि कंप्यूटर तो सेट था अंग्रेज़ी ज़ुबान पर ASCII स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो जो कंप्यूटर था उन ममालिक के जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काबिल नहीं थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कंप्यूटर आखिर उसको कमांड कैसे दें, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव कैसे करें, उसको फिर समझे कैसे। तो ये उनके लिए फिर एक मसला सामने आ गया। अब इस मसले के हल के लिए उन ममालिक ने या उन मैन्युफैक्चरर ने जहाँ पर ये मशीन जो वो मैन्युफैक्चरर जो इन ममालिक में कंप्यूटर मशीन फरोख्त करने लगे, तो उन्होंने हल ये निकाला कि ASCII जो 7 डिजिट है और उसको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स असाइन किए गए हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को हटा दिया जाए, बाइनरी कोड्स वही रहने दिया जाए, अल्फ़ाबेट्स को हटा दिया जाए जिन कंप्यूटर मशीन्स ने दूसरे ममालिक में सेल होना है या वहाँ पर पहुँचना है। तो उन मशीन्स की उन अल्फ़ाबेट्स को हटाकर उस मुल्क की लोकल लैंग्वेज के मुताबिक उसको तरतीब दे दिया जाता और फिर कंप्यूटर उस मुल्क के मुताबिक उसकी लोकल लैंग्वेज के मुताबिक बना दिया जाता और फिर वो कंप्यूटर ऑपरेटर उसको समझने के काबिल हो जाते और इस तरह दूसरे ममालिक में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये मसले का हल तो था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर इसमें भी कुछ मसाइल आना शुरू हो गए। सबसे पहला तो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के लिए सबसे पहली काबिल तशवीश बात तो ये थी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया गया और फिर उस स्टैंडर्ड में ही तब्दीलियाँ करके उस स्टैंडर्ड को तब्दील किया गया और उसको काबिल इस्तेमाल बनाया गया और फिर उसे ASCII का नाम दिया जाता था। हालांकि ASCII का स्टैंडर्ड तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स थे, लेकिन उसमें तब्दीलियाँ करने के बाद भी उसको ASCII स्टैंडर्ड का ही नाम दे दिया जाता था। तो ये एक ANSI के लिए एक काबिल तशवीश बात थी। दूसरा, इसके साथ साथ एक और पेचीदा मसला ये भी था कि जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा और इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, अब ममालिक की आपस में कम्युनिकेशन भी शुरू हो गई इंटरनेट के ज़रिए। तो मिसाल के तौर पर अगर एक ईमेल किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाती तो वहाँ रीडेबल ही ना होती, क्योंकि अब बाइनरी कोड्स तो वही थे, ASCII स्टैंडर्ड के मुताबिक थे, लेकिन उनकी आगे वैल्यूज सेम थी। मिसाल के तौर पर ASCII में वैल्यू है, एक बाइनरी कोड असाइन किया गया है A को, लेकिन जब फर्ज किया कि वो जापान
में उस बाइनरी कोड को सेंड किया तो जापान ने उस बाइनरी कोड को वैल्यू असाइन की हुई थी, अपने ही एक सिंबल फर्ज किया येन की। तो इसी तरह दूसरे ममालिक फर्ज किया, मिसाल दी है, तो वहाँ पर जब ये बाइनरी कोड जाता तो वो ये टेक्स्ट शो करवाता था, जबकि भेजा तो एक गया होता था। तो फिर दोबारा से कम्युनिकेशन का सिलसिला, इंफॉर्मेशन जो इंटरचेंज का मसला जो अमेरिका के होम ग्राउंड पर आया था कि पहले कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, अब होम ग्राउंड से निकलकर अब ममालिक दूसरे ममालिक के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो अब इस मसले के हल के लिए एक एसकी जो 7 डिजिट था, 7 डिजिट एक स्टैंडर्ड था, उसमें एक डिजिट का इजाफा कर दिया गया और उसके डिजिट कर दिए गए 8 और इसको नाम दे दिया गया एक्सटेंडेड एसकी का। अब देखें, ओरिजिनल एसकी वैसे ही रहा, एसकी 7 डिजिट अंग्रेजी के अल्फाबेट्स के साथ, और एक डिजिट के इजाफे से उसको नाम दिया गया एक्सटेंडेड एसकी। अब हुआ कुछ यूं कि एसकी के जो कुल कॉम्बिनेशन थे वो थे 128 एसकी 7 डिजिट के, और जो एसकी एक डिजिट के इजाफे से जो एसकी एक्सटेंडेड एसकी थी उसके कुल कॉम्बिनेशन थे 256, यानी 128 का दुगना, 128 जमा 128 256, एक डिजिट का इजाफा किया 256 कॉम्बिनेशन हासिल हो गए, यानी कि 128 कॉम्बिनेशन हमें अपर के यानी कि खाली हासिल हो गए। अब ओरिजिनल एसकी को तो वैसे ही रहने दिया गया, जो 128 एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन मिले थे उनको एक्सटेंशन के तौर पर छोड़ दिया गया, और ताकि हर मुल्क अपने लोकल लैंग्वेज के मुताबिक उन कॉम्बिनेशन को यूज़ कर ले, और फिर उसको एक्सटेंशन एसकी का नाम दिया गया और उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें और फिर अपना इसको यूज़ कर लें। तो इस तरह से कम्युनिकेशंस कंप्यूटर में दोबारा से स्टार्ट हो गई, हर मुल्क अपनी लैंग्वेज के मुताबिक एक्सटेंशन यूज़ कर लिया जाता और बैन अवी तौर पर एसकी स्टैंडर्ड भी को फॉलो किया जाता। फिर मज़ीद कुछ वक्त आगे बढ़ता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ एसकी जो है ना वो मकबूल होता गया, और 2007 तक एसकी वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया पर यानी इंटरनेट की दुनिया पर छाया रहा, लेकिन 2007 के बाद यूनिकोड ने इसको सरपास कर दिया। यूनिकोड जिसे हम UTF-8 के नाम से जानते हैं, UTF-16 के नाम से जानते हैं, UTF-32 और UTF-64 के नाम से जानते हैं, उसकी मकबूलियत में इतना इजाफा हुआ कि उसने एसकी को पीछे छोड़ दिया, और इसके बाद एसकी के बाद UTF हर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पर कंप्यूटर्स में सिर्फ UTF-8 ही इस्तेमाल होने लगी। आखिर क्या ऐसी वजूहत थी कि जिसकी वजह से एसकी सरपास हुई और UTF ने उसकी जगह ले ली। UTF यानी यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। हुआ कुछ यूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ कंटेंट में मजीद इजाफा होता चला गया, तो जब कंटेंट को जाहिर करने के लिए मजीद कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ी तो एसकी तो एक महदूद था, 128 डिजिट तक महदूद था, जबकि मजीद जो नित नया हर ज़माने में अपना कंटेंट नया तैयार हो रहा था तो उसके लिए कम्बिनेशन की ज़रूरत थी। कम्बिनेशन कम पड़ने की वजह से यूनिकोड जो पहले से यूनिवर्सल कोड की शक्ल में सामने आ चुकी थी, उसके कम्बिनेशन एसकी से बहुत ज़्यादा थे। UTF-64 जो इसकी फुल कैपेसिटी है, अगर उसके कम्बिनेशन को देखा जाए तो वो तकरीबन 4-4.5 मिलियन के करीब तकरीबन हैं, यानी 40 लाख या 45 लाख के करीब उसके कम्बिनेशन हैं। तो एक वसी महदूद जगह फराहम करता था कंटेंट्स के लिए यूनिकोड। तो इसलिए यूनिकोड की इसी मकबूलियत को, इसी वसअत को देखते हुए सारा कंटेंट फिर यूनिकोड में जाहिर किया जाने लगा। तो क्या हुआ एसकी के साथ, फिर क्या बना? एसकी क्या बिल्कुल फारिग हो गई, बिल्कुल ख़त्म? नहीं, एसकी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यूनिकोड की एक खासियत ये भी थी कि उसने एसकी को एडॉप्ट कर लिया, यानी एसकी के जो शुरू के 128 कोड थे वो एसकी के ही रहे। यूनिकोड के जो शुरू के 128 कोड हैं वो वही कोड हैं जो एसकी के हैं, यानी उसने एसकी को अपना सबसेट बना लिया और उसके ऊपर जो कम्बिनेशन थे वो उसकी अपनी कम्बिनेशन थे। तो ये उसकी एक बेहतरीन खासियत थी कि एसकी को भी जम कर लिया, जो कंप्यूटर सिस्टम्स एसकी को सपोर्ट करते थे वो भी यूनिकोड के लिए कंपैटिबल हो गए। तो यूनिकोड ने एसकी को भी अपने जम करने की खासियत और उसकी वसअत ने उसको मकबूल तरीन एक स्टैंडर्ड बना दिया। और इसके अलावा यूनिकोड के कम्बिनेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो इसने दूसरी लैंग्वेजेस को जो एक्सटेंशन थी एक्सकी की, उसने उन सबको अपने दायरे में, अपने अहाते में ले लिया और सिर्फ एक ही यूनिवर्सल कोड यानी कि सामने आया। तो ये सारी जो सब एक्सटेंशन का अहाता किए हुए था, सब अपना अल्फ़ाबेट्स का अहाता किए हुए था, एसकी का अहाता किए हुए था, तो वो इसी खासियतों की वजह से यूनिकोड मकबूल होता चला गया और 2007 में एसकी को ख़त्म करके यूनिकोड का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब UTF-8, UTF-16, UTF-32 और UTF-64 के नाम से हम UTF जाना जाता है। इस तरह यूनिकोड की वसअत के ज़रिए बहुत सा नया कंटेंट सामने आने लगा और हमारी विजुअल्स में, ग्राफिक्स में, टेक्स्ट में वो कंटेंट शो होने लगा। इस कंटेंट का मुशाहिदा आप कर सकते हैं, आप अगर पीछे ज़माने की तरफ जाएँ 1998, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5
इनकी विंडोज़ का और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मुशाहिदा करें और आज की विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम का मुशाहिदा करें तो उनके विजुअल, ग्राफिक, टेक्स्ट, स्माइलीज, इमोजीज में आप वाज़िह फ़र्क देखेंगे। वो इसी यूटीएफ की वुसअत और इसके वसी कम्बिनेशन की वजह से ही है कि उनके मज़ीद कंटेंट्स बनता है और वो कम्बिनेशन अवेलेबल हैं, वो असाइन कर देते हैं और मुख्तलिफ जदीद नए से नया कंटेंट हमारे सामने आ जाता है। अच्छा, अब ये होगी यूनिकोड की बात। अब इसमें देखें आप, मैं एक बात करूँगा कि यूटीएफ फर्स्ट किया 64 है, उसके कम्बिनेशन है कुछ 40 लाख 45 लाख, और यूटीएफ 32। आज के ज़माने में जो ये यूटीएफ 64 है, आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा हुआ आता है, या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा आता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ डिजिट 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 का लफ्ज़ आप समझ लें कि ये जो डिजिट्स हैं, बाइनरी डिजिट्स इज इक्वल टू बिट एंड बिट इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ से ट्रांजिस्टर्स इक्वल टू डिजिट्स, डिजिट्स इक्वल टू बिट्स, यानी कि बिट्स क्या है, बिट्स उसके ट्रांजिस्टर की तादाद है। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो लिखा होता है ना 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ट्रांजिस्टर उसके 64 हैं या उसके हैं 32। अब होता यह है कि हम देखेंगे कि आजकल के दौर में बहुत से सॉफ्टवेयर्स, बहुत से ग्राफिक्स, हमें जब हम उनको इंस्टॉल करते हैं तो वो रिक्वायर करते हैं कि आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो सपोर्टेबल नहीं होते, वो इंस्टॉल या तो होते नहीं, या होते हैं तो वो फिर अपना कंटेंट शो नहीं करवा सकते। तो उसकी वजह ही यही है कि ऐसे कंटेंट्स जो 64 बिट और 64 डिजिट्स पर उनकी बुनियाद है, उनका बाइनरी कोड 64 डिजिट पर मुश्तमिल है, तो वो ऐसे कंटेंट जब आप ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं जिसमें 64 बिट वाला कंटेंट मौजूद हो तो और आपका सिस्टम है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो शो करवा देता है कि आपका कंप्यूटर ये अहमियत ही नहीं रखता कि 64 डिजिट्स का जो कोड है, बाइनरी कोड, वो उसको शो करवा सके, उसके अगेंस्ट जो कंटेंट है, जो उसकी वैल्यू है, वो उसको शो करवाने के काबिल ही नहीं है। यानी कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ 32 बिट डिजिट्स वाले ही कंटेंट शो करवा सकता है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सारे कंटेंट शो करवा सकता है। तो अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इसी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो आपको पूरे का पूरा सिस्टम ही तब्दील करके उसको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ता है। तो ये है, ये भी इसी यूटीएफ का ही कमाल है कि आपको अपनी रेंज बढ़ानी पड़ती है सॉफ्टवेयर के लिए। 32 बिट अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो वो ऐसा समझे कि अब वो बैकवर्ड होते जा रहे हैं, चलते हैं, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स और ग्राफिक्स आ गए हैं जो अब 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो पीछे होता जा रहा है। उसकी जगह 64 बिट आहिस्ता आहिस्ता इसी ज़माने में, हमारे इसी दौर में लेते जा रहे हैं। तो आगे जो आने वाला दौर है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। अच्छा, ये हो गई हमारी एसपी की बात। एसपी से हम चले, फिर हम यूनिकोड पर पहुंचे और यूनिकोड का हमने देखा कि यूनिकोड कैसा है, उसकी वसत क्या है और उसकी मकबूलियत की वजह क्या बनी। अब बस आखिरी बात खुलासा मैं ये करूँगा कि इसका थोड़ा सा जायजा लेने कि एसपी क्या है, एसपी का एब्रिविएशन कैसे है। कि ए इज इक्वल टू अमेरिकन, एस अमेरिकन, S equal to standard, C is equal to code, and I is equal to information, and other I is equal to interchange। अब इसको देखें, यहाँ पर कोड जुमला मुकम्मल करने के लिए हम लगाएंगे फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या इसको समझें कि सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड है अमेरिकन, ठीक है, और स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मीन्स ये होता है कि स्टैंडर्ड एक मियार मुकर्रर किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे और भी मियार हैं जो हमने मुकर्रर किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर वेट का भी मियार है किलोग्राम, ठीक है, और इसके अलावा लेंथ का भी मियार है मीटर, मिलीमीटर, और इसी तरह हमारे पास लिक्विड कोई शय हो तो उसके लिए भी लिक्विड जो चीज़ है उसको भी मापने का एक तरीका है अपना मीटर में। तो ये हमारे पास और भी स्टैंडर्ड हैं जो हम मुकर्रर करते हैं ताकि वेट का स्टैंडर्ड हर जगह पर मुकर्रर हो। तो अगर हम किसी एक जगह से कोई हम चीज़ लें, यानी कि हम 1 किलोग्राम कोई शय लेते हैं, तो अगर हम दूसरी किसी जगह पर जाएं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर किसी इलाके में जाएं, तो जब 1 किलोग्राम हम चीनी अगर लें तो 1 किलोग्राम का वजन वही स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारा वजन वही हो जो हमें पाकिस्तान से उतना वजन मिल रहा है, और अगर किसी और मुल्क से मिल रहा है तो वो भी 1 किलोग्राम का वजन उतना ही होना चाहिए, उतनी ही चीनी या कुछ भी होना चाहिए। इसी तरह लेंथ का भी एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया है, इसी तरह लिक्विड का भी एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया है। तो ये पैमाने होते हैं, किस लिए होते हैं कि वजन की पैमाइश के लिए, लेंथ की पैमाइश के लिए, लिक्विड की पैमाइश के लिए। ये जो स्टैंडर्ड है ये है कोड के लिए। कोड के लिए, कोड के लिए क्या? कोड के लिए इसलिए क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की जा सके। इनका मकसद था वजन की पैमाइश सही की जा सके, इसका मकसद है लेंथ का फासले की पैमाइश सही की जा सके।
लिक्विड का मतलब है कि लिक्विड कोई शय है तो उसकी लीटर्स में जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उसकी पैमाइश की जा सके। कोड का स्टैंडर्ड इसलिए तय किया गया ताकि इंफॉर्मेशन का तबादला हो सके। हर स्टैंडर्ड का एक एक मकसद है, तो कोड बनाने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज आसानी से हो सके। देखिए पहले मसला आया होम ग्राउंड पर, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं हो रही थी, कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। फिर होम ग्राउंड से बाहर से बात निकली दूसरे ममालिक तक, तो उनके फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मसला आ गया। फिर जब वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में ये फैल गया तो फिर उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था कि हर बाइनरी कोड का जब स्टैंडर्ड होगा हर कंप्यूटर उसको फॉलो करेगा, तो दुनिया के जिस खित्ते में भी जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो उसका मतलब हर किसी को समझ आ जाएगा। वही टैक्स मसूल होगा जो सेंडर ने टैक्स सेंड किया होगा, वो आगे रिसीवर दुनिया के किसी खित्ते में है उसको वही इंफॉर्मेशन मसूल होगी जो सेंडर ने सेंड की है। तो ये था इस कोड को बनाने का मकसद कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मालूमात का तबादला सही हो सके। तो हिस्ट्री ऑफ एसकी का हमारे सामने मकसद आ गया कि मालूमात का तबादला और इसका सही से होना। इसी के साथ हम अगले लेक्चर में, अब मैं इसके लेक्चर को क्लोज करता हूँ और इसके साथ अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसकी चार्ट को। एसकी टेबल क्या है कि एसकी की वैल्यूज उसमें कैसे पुट की गई हैं, इसके मुताबिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।